हेलो दोस्तों, क्या हाल चाल। मैं सीए कपिल गोयल और आप सभी बच्चों का स्वागत करता हूं आज के इस लाइव सेशन के अंदर। फटाफट से बताइएगा आपको ऑडियो वीडियो क्वालिटी ठीक से आ रही है क्या, सो दैट आई कैन स्टार्ट दी सेशन। जल्दी से आ जाओ, बताओ कैसा रहा आपका कल का दिन, क्या आप तैयार है। आज हम करेंगे 2 चैप्टर, कंप्लीशन एंड रिव्यू और साथ ही साथ ऑडिट रिपोर्टिंग। फटाफट से बताओ क्या हाल चाल आप लोगों का। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। विश्वजीत, मार पिटाई कर लो थोड़ी सी, बढ़िया हो जाएगा काम। लेकिन आगे से लकड़ी वकड़ी साथ लेके जाना, ठीक है। मार पिटाई करो भाई, मार पिटाई करो। और बाहर से दोस्तों को पहले बुला लेना, लेकिन ठीक है भाई। मैं हरियाणा से हूं, देख तू मेरे से गलत एडवाइस ले रहा है कि ऐसे मामले में क्या करना चाहिए। बेटा ऐसे मामले में क्या करना चाहिए मैंने तेरे को बता दिया। ओ, आ जाओ जी, आ जाओ तुषार, बहुत बढ़िया। सेशन स्टार्ट करेंगे, फटाफट से बताइएगा, आर यू गाइज रेडी फॉर द सेशन। आज हमारा सेकंड लास्ट लेक्चर है सीए आईसीएआई पोर्टल एमसीक्यू का। कल हमारा इसका लास्ट लेक्चर होगा और उसके बाद हम स्टार्ट करेंगे केस बेस एमसीक्यूज, या फिर अगर आप बोलेंगे सर केस बेस से पहले क्वेश्चन बैंक करवा दो, क्वेश्चन बैंक। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि सीरीज एक साथ खत्म होनी चाहिए। आईसीआई पोर्टल एमसीक्यू कर रहे हैं तो पहले पूरा पोर्टल देख लेते हैं, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। हाय, गुड मॉर्निंग, सॉरी गुड इवनिंग अनमोल, राहुल, माही, विनय अग्रवाल, तुषार, प्रिया, वैष्णवी, विश्वजीत, विनय अग्रवाल, रोहन, राहुल, खुशी, आयुष, सही बच्चों का स्वागत है आज के लाइव सेशन में। चलिए जी देखेगा मनीषा, गुड इवनिंग बेटा। मैं क्वेश्चन रीड कर रहा हूं आपके लिए, ठीक है। आपने अपनी नोटबुक में चैप्टर का नाम लिख लेना है, चैप्टर 7 कंप्लीशन एंड रिव्यू आईसीआई पोर्टल एमसीक्यू, ऊपर लिख लेना, ठीक है। देखेगा पहला क्वेश्चन है आपके सामने, आपकी स्क्रीन पे, जवाब आपने देना है। देखेगा बेटा जी, सिग्निफिकेंट डेफिशिएंसी इन इंटरनल कंट्रोल किसकी बात कर रहा है? सिग्निफिकेंट डेफिशिएंसी की बात कर रहा है। तो क्या कहता है देखिए, सिग्निफिकेंट डेफिशिएंसी इन इंटरनल कंट्रोल ब्लैंक स्पेस नंबर ए मे एग्जिस्ट इवन दो ऑडिटर हैज नॉट आइडेंटिफाइड मिसस्टेटमेंट ड्यूरिंग द ऑडिट। कह रहा है कि आपने चाहे मिसस्टेटमेंट आइडेंटिफाई की हो या ना की हो, ठीक है, आपने चाहे मिसस्टेटमेंट आइडेंटिफाई की हो या ना की हो, उसके बावजूद भी सिग्निफिकेंट डेफिशिएंसी हो सकती है। दूसरा, कैन नॉट एग्जिस्ट व्हेन ऑडिटर हैज आइडेंटिफाई एनी मिसस्टेटमेंट ड्यूरिंग द ऑडिट। अगर ऑडिटर ने आइडेंटिफाई कर लिया तो कह रहा है कोई भी सिग्निफिकेंट डेफिशिएंसी कंट्रोल में नहीं हो सकती। तीसरा, आर ओनली डिपेंडेंट ऑन एक्चुअल अकरेंस ऑफ मिसस्टेटमेंट। फोर्थ, आर ओनली डिपेंडेंट ऑन लाइक्लीहुड दैट ए मिसस्टेटमेंट कुड अकर एंड द पोटेंशियल मैग्नीट्यूड ऑफ मिसस्टेटमेंट। बताओ भाई, फर्स्ट का आंसर दो। जजमेंट से भी आप सही जवाब दे सकते हो, कोई बहुत टेक्निकल क्वेश्चन नहीं है, सिंपल सा क्वेश्चन है, जल्दी बताइएगा। हाँ जी, तुषार सही कह रहे हैं, पहले अपन सारे एमसीक्यू कर लेते हैं ताकि हमारे 30 मार्क्स में हमें कोई भी किसी भी तरह का डाउट ना रहे और हम धीरे धीरे फिर अपने कंसेप्ट बिल्ड करते हुए चले जाएंगे। जल्दी बताओ। बहुत बढ़िया सर, 1 का जो है आंसर ए है। वाई? सर ऑडिटर जो टीओसी करता है वो सैंपल बेसिस पे करता है, 25 50 40 सैंपल चेक करता है। हो सकता है उसके अंदर सारे कंट्रोल सही हो, बट एक्चुअल में कोई ना कोई कंट्रोल फेल हो, डेफिशिएंसीज हो। तो ए इज द राइट आंसर। बी देखेगा, हुज प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी टू एसेस एन एंटिटी एबिलिटी टू कंटिन्यू एज ए गोइंग कंसर्न। प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी बताओ गोइंग कंसर्न को एसेस करने की किसकी होती है? ए मैनेजमेंट, बी ऑडिटर, बोथ मैनेजमेंट एंड ऑडिटर, डी रेगुलेटर। सेकंड का बताइएगा, बहुत ही आसान क्वेश्चन है सेकंड। जल्दी जल्दी बताओ भाई। सर प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी फाइनेंशियल स्टेटमेंट को बनाना, इंटरनल कंट्रोल फ्रेम करना, उनको इंप्लीमेंट करना, कंपनी की अकाउंटिंग पॉलिसीज बनाना, गोइंग कंसर्न देखना, ये सब किसकी होती है सर? मैनेजमेंट की होती है, ऑडिटर की नहीं होती। प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी होती है? मैनेजमेंट। बहुत बढ़िया। थर्ड क्वेश्चन देखिएगा, फॉलोइंग आर एग्जाम्पल ऑफ इवेंट और कंडीशन दैट मे कास्ट सिग्निफिकेंट डाउट ऑफ एन एंटिटी एबिलिटी टू कंटिन्यू एज ए गोइंग कंसर्न। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ ऑपरेटिंग इवेंट। भाई आपको पता है एसए नंबर 570 जो आप गोइंग कंसर्न पे पढ़ते हो, देयर आर फाइनेंशियल इंडिकेटर, ऑपरेशनल इंडिकेटर्स, अदर इंडिकेटर्स। तो ये क्या कह रहा है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ ऑपरेटिंग इवेंट और कंडीशन। बताओ इनमें से कौन सा ऐसा इंडिकेटर है जो ऑपरेशनल रिलेटेड है? ए एडवर्स की फाइनेंशियल रेशियो, बी इनएबिलिटी टू पे क्रेडिटर्स, सी इंडिकेशन ऑफ विड्रॉल ऑफ फाइनेंशियल सपोर्ट बाय क्रेडिटर, डी शॉर्टेज ऑफ इंपॉर्टेंट सप्लायर। बताइएगा। थर्ड का क्वेश्चन आप मुझे दीजिए फटाफट से। थर्ड का क्वेश्चन आप मुझे दीजिए बेटा। थर्ड का
रुचिका बहुत बढ़िया बेटा, प्रिया कश्यप वेरी नाइस। थर्ड का जो है डी इज द आंसर, ठीक है। शॉर्टेज ऑफ इंपोर्टेंट सप्लायर हमारा एक ऑपरेशनल इश्यू है जिसकी वजह से हमारे बिजनेस पे दिक्कत आ सकती है। आगे चलिए, फोर्थ क्वेश्चन, एसेट 265 डील्स विद, एसेट 265 बताओ किसके साथ डील करता है। ए, ऑडिटर रिस्पॉन्सिबिलिटी टू कम्युनिकेट विद दोज चार्ज विद गवर्नेंस इन एन ऑडिट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। बी, auditor responsibility to communicate to those charged with governance deficiency in internal control identified by an auditor in an audit of financial statement. C, auditor responsibility to communicate to those charged with governance deficiency in internal audit identified by an auditor in an audit of financial statement. या फिर D, auditor responsibility to communicate with those charged with governance significant matters raised by auditor in an audit of financial statement. ऐसे 265 बताइएगा किस चीज पे स्पेसिफिकली डील करता है, फटाफट से बताओ आप। क्या बात है, बहुत बढ़िया। हर्ष भाई एक बार अच्छे से क्वेश्चन दोबारा पढ़ लो फिर आंसर दो। तरुण बेटा गलत है आपका, विश्वजीत का आंसर बिल्कुल ठीक है, नंदनी सोनी का आंसर बिल्कुल ठीक है, हर्ष जिंदल का आंसर भी गलत है, गलत है, गलत है बेटा। ऐसे 265 के अंदर एक ऑडिटर कम्युनिकेट करता है सिग्निफिकेंट डेफिशिएंसी इन इंटरनल कंट्रोल, तो आंसर क्या आएगा, बी इज द आंसर, ठीक है। सिग्निफिकेंट डेफिशिएंसी इन इंटरनल कंट्रोल को कम्युनिकेट किया जाता है मेरे बच्चे ऐसे 265 के अंदर। क्वेश्चन नंबर 5, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू अबाउट रिटर्न रिप्रेजेंटेशन, WR ऐसे नंबर 580 580 याद है ना, इसमें बताओ कौन सी स्टेटमेंट सही है। रिटर्न रिप्रेजेंटेशन कंस्टिट्यूट ए सफिशिएंट एप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस, कह रहा है रिटर्न WR जो है वो एक सफिशिएंट एप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस है। दोबारा पढ़ते हैं आगे, रिटर्न रिप्रेजेंटेशन शुड बी आफ्टर द डेट ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट बट नियर रिपोर्टिंग डेट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, कह रहा है जो WR है वो फाइनेंशियल की डेट के बाद के होने चाहिए। तीसरा कहता है ऑडिटर रिपोर्ट कैन नॉट बी डेटेड बिफोर डेट ऑफ WR, एक ऑडिटर को अपनी ऑडिट रिपोर्ट साइन नहीं करनी है WR की डेट से। डी, क्वालिफाइंग लैंग्वेज कैन नॉट बी यूज्ड इन WR, बताओ भाई कौन सी स्टेटमेंट आपके हिसाब से यहां पे ठीक है। कौन सी स्टेटमेंट आपके हिसाब से यहां पे ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5, राहुल शर्मा भाई तुम एक काम करो, पहले थोड़ा अपना मुंह धो के आओ, वॉशरूम में जाओ, पानी से जरा एक बार अपना मुंह ना अच्छे से धोकर आओ ताकि आप जाग जाओ। अभी आप अगर आई थिंक सोए हुए हो आप। यहां पे पूछ रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू अबाउट WR, भाई नशे में हो, किसने आपको सिखा दिया कि WR सफिशिएंट एप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस है, भाई मेरे को भी जरा बता दो आप लोग, कहां से सीख कर आए हो कि WR सफिशिएंट एप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस है, किसने बोला। इट्स ए सपोर्टिंग ऑडिट एविडेंस, कोरोबोरेटिव ऑडिट एविडेंस है, सफिशिएंट एप्रोप्रिएट नहीं है। सही जवाब क्या है कि ऑडिटर अपनी रिपोर्ट को साइन नहीं करेगा WR की डेट से पहले। कुछ बच्चों ने सही जवाब दिया है, मुस्कान, नमन, उसके बाद मिशा, आयुष यादव, नमन अंसानी का मैंने नाम ले लिया है, हर जिंदल, आयुष दीक्षित, इन बच्चों का जवाब बिल्कुल ठीक है, आंसर इज सी, बाकी सारी स्टेटमेंट गलत है। ऐसे 580 का प्लेन डायरेक्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 6 देखिएगा, व्हाट इज प्रॉपर मीनिंग ऑफ टर्म डेट द फाइनेंशियल स्टेटमेंट आर इश्यूड विद रेस्पेक्ट टू ऐसे 560। ऐसे 560 किसकी बात करता है याद है, सब्सीक्वेंट इवेंट की बात करता है। तो कह रहा है सब्सीक्वेंट इवेंट के अंदर डेट द फाइनेंशियल स्टेटमेंट आर इश्यूड, फाइनेंशियल स्टेटमेंट आर इश्यूड जिस डेट पे होता है उसका मतलब क्या है ये आपने बताना है। 4 ऑप्शन दे रहा है। ए, इट रिफ्लेक्ट द डेट दैट ऑडिटर रिपोर्ट एंड ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट आर साइंड बाय ऑडिटर। कह रहा है इसका मतलब ये है, जो इशूड वर्ड है इसका मतलब ये है कि एक ऑडिटर ने भी ऑडिट रिपोर्ट साइन कर दी और फाइनेंशियल भी रेडी है। दूसरा कहता है इट रिफ्लेक्ट द डेट द ऑडिटर रिपोर्ट एंड ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट आर प्रोवाइडेड टू एंटिटी। कह रहा है जिस दिन हम अपनी ऑडिट रिपोर्ट क्लाइंट को दे देते हैं इसका मतलब वो है कि जिस दिन हम क्लाइंट को देते हैं। तीसरा कहता है इट रिफ्लेक्ट the date that the audit is completed and sufficient appropriate audit evidence have been obtained, कि भैया जिस दिन हमारा ऑडिट कंप्लीट हो गया उसको बोलते हैं डेट द फाइनेंशियल स्टेटमेंट आर इशूड। या फिर इट रिफ्लेक्ट द डेट दैट द ऑडिटर रिपोर्ट एंड ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट आर मेड अवेलेबल टू थर्ड पार्टीज। क्वेश्चन 6 का आपने आंसर देना है। सभी का सही आएगा, ये मुझे पता था सभी सही करोगे। आंसर इज 6 का डी इज द आंसर, वेरी राइट। 7th देखिएगा, 7th देखना है आपने,
an effective two-way communication established by auditor with those charged with governance is important for a number of reasons. एक ऑडिटर जो है वो दोस्त चार्ज विद गवर्नेंस से मल्टीपल टाइम पे बातचीत करता है, डिस्कशन करता है. तो कह रहा है अगर आपका इफेक्टिव टू वे कम्युनिकेशन है तो ये इंपॉर्टेंट है. विच ऑफ द फॉलोइंग, क्वेश्चन आराम से पढ़ना, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट वन ऑफ सच रीजन. कह रहा है बताओ कौन सा इनमें से एक रीजन नहीं है इफेक्टिव टू वे कम्युनिकेशन का. ठीक है, पढ़िएगा क्या कहता है. इट हेल्प इन अंडरस्टैंडिंग मैटर्स रिलेटिंग टू ऑडिट. कह रहा है अगर आप एक दूसरे से बातचीत करेंगे तो आप मैटर को अंडरस्टैंड कर पाएंगे. दूसरा क्या कहता है, इट हेल्प ऑडिटर इन ऑब्टेनिंग इंफॉर्मेशन फ्रॉम दोस्त चार्ज विद गवर्नेंस. ऑडिटर बातचीत करेगा तो इंफॉर्मेशन ऑब्टेन कर पाएगा. इट हेल्प दोस्त चार्ज विद गवर्नेंस इन फुलफिलिंग देयर रिस्पॉन्सिबिलिटी टू ओवरसी द फाइनेंशियल रिपोर्टिंग प्रोसेस. ऑडिटर भी अपनी कुछ सिग्निफिकेंट मैटर्स बता रहा है तो दोस्त चार्ज विद गवर्नेंस भी चीजें समझती है, उसे भी इंफॉर्मेशन मिलती है. डी कहता है इट हेल्प दोस्त चार्ज विद गवर्नेंस टू एक्यूरेटली नो अबाउट फ्यूचर प्रोस्पेक्ट ऑफ द कंपनी. कह रहे हैं ऑडिटर के साथ डिस्कशन करके टीसीडब्ल्यूजी फ्यूचर प्रोस्पेक्ट के बारे में जान सकता है. आप सभी सही जवाब दे रहे हैं इसका. 7th का जो आंसर है डी. सर ऑडिटर के डिस्कशन से कंपनी के फ्यूचर प्रोस्पेक्ट पे कोई भी इंपैक्ट नहीं आता, वो तो कंपनी की डिसीजन मेकिंग, कंपनी के ऑपरेशंस और कंपनी के बिजनेस से ही इंपैक्ट होगा. लो जी, सभी स्टूडेंट का ये जवाब बिल्कुल सही है. 8th देखिएगा, CAX is nearing completion of audit procedure during the course of audit of a company. completion process करने वाला है वो. ठीक है, he has found nothing unusual till now. मतलब हम आखिरी तक आ गए और हमें कुछ भी अनयूजुअल नहीं मिला है. The company is earning handsome profit since last many years and there is a little debt burden on it. It is also in process of expanding its business by taking loan from a bank. The bank has also granted in principle approval for lending money to the company. याद है मैंने बैंकिंग में आपको पढ़ाया था कि एक सैंक्शन करके आपको दे दिया जाता है, आप डिसाइड कर सकते हैं कि वो पैसा आपको लेना है या नहीं लेना है. तो इन प्रिंसिपल एक सैंक्शन भी है इनके पास. विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज मोस्ट एप्रोप्रिएट. कह रहा है कौन सी स्टेटमेंट आपके हिसाब से मोस्ट एप्रोप्रिएट है इन इवैल्यूएशन ऑफ गोइंग कंसर्न अजम्पशन बीइंग फॉलोड बाय मैनेजमेंट. आपको 4 नीचे अजम्पशन दिए हैं, आप बताओ आपके हिसाब से कौन सी स्टेटमेंट आपको ठीक नजर आ रही है. ये लीजिए मैं आपके लिए रीड करता हूं. नंबर 1, जल्दबाजी में कोई भी जवाब नहीं देगा. ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 है ये. एप्रोप्रिएटनेस ऑफ मैनेजमेंट असेसमेंट मे बी मेड बाय ऑडिटर. कह रहा है जो असेसमेंट है उसको एप्रोप्रिएटनेस कंसीडर किया जा सकता है ऑडिटर के द्वारा विदाउट परफॉर्मिंग डिटेल इवैल्यूएशन प्रोसीजर. कह रहा है इस सिचुएशन में जो असेसमेंट है उसे हम एप्रोप्रिएट मान सकते हैं, कोई ज्यादा आपको डिटेल में इवैल्यूएशन करने की जरूरत नहीं है ऊपर वाले सिचुएशन में. दूसरा, एप्रोप्रिएटनेस ऑफ मैनेजमेंट असेसमेंट वुड बी मेड बाय ऑडिटर बाय परफॉर्मिंग डिटेल इवैल्यूएशन प्रोसीजर. कह रहा है आप एप्रोप्रिएट अजम्पशन मानो लेकिन डिटेल प्रोसीजर के बाद. तीसरा क्या कहता है, एप्रोप्रिएटनेस ऑफ गोइंग कंसर्न अजम्पशन वुड बी मेड बाय ऑडिटर डायरेक्टली बाय स्किपिंग मैनेजमेंट असेसमेंट. कह रहा है छोड़ दो, आप डायरेक्टली एप्रोप्रिएट मान लो. डी कहता है एप्रोप्रिएटनेस ऑफ गोइंग कंसर्न अजम्पशन वुड बी मेड बाय ऑडिटर बाय नेसेसरी एग्जामिनेशन कैश फ्लो फोरकास्ट. कह रहा है सिर्फ कैश फ्लो फोरकास्ट देख लो. आप मुझे बताओ 8 वाले सिचुएशन में आपके हिसाब से कौन सा आंसर रहेगा, जल्दी बताओ. लो जी, आपने अपना आंसर दे दिया. अब थोड़ा डिस्कशन कर लेते हैं इस क्वेश्चन में. आप मुझे बताओ क्या कंपनी के क्वेश्चन के अंदर जो क्वेश्चन दिया है, जो केस स्टडी दी है, क्या इस कंपनी के अंदर कंपनी इज ऑलरेडी अर्निंग ए हैंडसम प्रॉफिट फ्रॉम मेनी ईयर्स और डेट जो है वो भी बहुत कम है. तो आप मुझे बताओ क्या करंटली कंपनी के ऊपर आपको किसी तरह का कोई गोइंग कंसर्न इफेक्ट, कोई गोइंग कंसर्न आपको इश्यू नजर आ रहा है? सोचकर बताओ. आंसर इज नो. कंपनी अपने बिजनेस को आगे लेके जा रही है और उसके लिए बैंक से पैसा ले रही है जिसके लिए बैंक ने ऑलरेडी इन प्रिंसिपल अप्रूवल भी दे रखा है. मतलब कोई फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट भी नजर नहीं आ रहा, फाइनेंशियल इंडिकेटर भी नहीं है. तो आप मुझे बताओ क्या ऐसे केस में अगर मैं मैनेजमेंट असेसमेंट को देखता हूं क्या वो मुझे एप्रोप्रिएट लगेगा, या आप कहेंगे भाई हम डिटेल इवैल्यूएशन करेंगे ही करेंगे? आपको इस केस में कोई भी डिटेल इवैल्यूएशन करने की जरूरत नहीं है क्योंकि यहां पे कंपनी प्रॉफिट में है, इन प्रिंसिपल अप्रूवल है. और क्या चाहिए भाई आपको? गोइंग कंसर्न है कंपनी का, इससे ज्यादा क्या देखोगे?
तो आंसर देखो, कुछ बच्चों ने कहा कि हम डिटेल इवैल्यूएशन करेंगे, नहीं करेंगे बेटा, क्योंकि इस सिचुएशन में रिक्वायरमेंट नहीं है। रिक्वायरमेंट कब होती? जब कोई इंडिकेटर होता, तब आपको मैनेजमेंट का प्लान, कैश फ्लो फोरकास्ट, ये सब हम तब देखते हैं जब आपको कोई इंडिकेटर नजर आ जाए, तब हम बोलेंगे मैनेजमेंट को चलो भाई अपना फ्यूचर कैश फ्लो का फोरकास्ट दिखाओ, अदरवाइज नहीं, क्योंकि कंपनी ऑलरेडी क्या है, प्रॉफिट में है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 8th का आंसर हो जाएगा ए। और ये मुझे लगता है बहुत सारे बच्चों का गलत जवाब है, बस कुछ स्टूडेंट का इसने सही जवाब दिया है। मैं बताता हूं उनका नाम क्या क्या है। एक तो है अनमोल जैन, आयुष दीक्षित, हर्ष जिंदल, उसके बाद है दिव्यांश गुप्ता, विनय अग्रवाल। ये बच्चे हैं जो इस क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट को सही से समझ पाए और आंसर कर पाए। चलिए जी आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 देखिएगा। इफ द ऑडिटर ऑफ ए कंपनी कंक्लूड दैट WR नॉट रिलायबल, आपको ऐसे 580 का WR आपने लिया, वो रिलायबल नहीं है, व्हाट शुड बी एप्रोप्रिएट फॉर हिम। ऐसे केस में एक ऑडिटर बताओ क्या करेगा? आपने मैनेजमेंट से कहा, दोस्त चार्ज विद गवर्नेंस से कहा कि मुझे रिटर्न रिप्रेजेंटेशन दो, मैनेजमेंट ने आपको दे दिया, बट यू फील इट इज नॉट रिलायबल, कोई भी रीजन है, तो ऐसी सिचुएशन में आपको क्या करना है? ऑप्शन देखिएगा। The auditor shall take appropriate action, including determining the possible effect on the opinion in the auditor report in accordance with SA 705, having regard to the requirement of disclaimer of opinion. Second, the auditor shall take appropriate action, including determination the possible effect on opinion in the audit report in accordance with SA 705, having regard to the requirement of adverse opinion. पहले में कह रहा है disclaimer के हिसाब से जाएंगे, दूसरे में कह रहा है adverse के हिसाब से जाएंगे. Third one, the auditor shall take appropriate action, including determination of the possible effect on the opinion in the audit report in accordance with 705, related to the requirement of qualified opinion. कह रहे हैं हम MC को रिपोर्ट करेंगे, तो D तो डायरेक्टली गलत हो गया। A B C में से बताओ आप कौन सा लोगे? आपको एविडेंस मिला बट वो रिलायबल नहीं है। बहुत बढ़िया विश्वजीत, दीवार में मत, अब दीवार में अपने आप को ऐसे मारो, दीवार में मारो अपने आप को। सर क्या कर रहे हो, मैं मर जाऊंगा सर। तो बेटा गलती ऐसी करते हो तुम, बताओ बताओ बेटा, इसका आंसर क्या रहेगा? सर डिस्क्लेमर ऑफ ओपिनियन के साथ जाना पसंद करेंगे हम, एज पर SA 705 पॉसिबल इफेक्ट देखते हुए। तो आंसर क्या रहेगा? ए इज द आंसर। बेस्ट आंसर जो है वो ए है। यस और नो? यस सर। चलो जी, क्वेश्चन नंबर 10th बताओ भाई। गोइंग कंसर्न इन इज वन ऑफ दी, गोइंग कंसर्न क्या है? इज वन ऑफ दी फंडामेंटल ऑडिटर रिस्पॉन्सिबिलिटी, ए फंडामेंटल अकाउंटिंग अजम्पशन, फंडामेंटल ऑडिटिंग अजम्पशन, फंडामेंटल अकाउंटिंग रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क। थर्ड क्लास क्वेश्चन है ये, जल्दी बताओ। क्वेश्चन नंबर 10। सर ये फंडामेंटल अकाउंटिंग अजम्पशन है, बी इज द आंसर। 11th देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ एन इवेंट और कंडीशन दैट मे कास्ट सिग्निफिकेंट डाउट ऑफ एन एंटिटी एबिलिटी टू कंटिन्यू एज ए गोइंग कंसर्न। बहुत आसान है, क्या कहता है? ए लॉस ऑफ की मैनेजमेंट विदाउट रिप्लेसमेंट, बी एडवर्स की फाइनेंशियल रेशियो, सी inability to pay creditor, D current year profit turns to loss after providing depreciation। थर्ड क्लास क्वेश्चन बोलूं मतलब बहुत ही गिरा हुआ क्वेश्चन है। 11th का D, ठीक है सर, ये कोई इवेंट नहीं है जिससे कि गोइंग कंसर्न पे इंपैक्ट आ जाए। D 12th देखिएगा भाई, क्वेश्चन नंबर 12th देखिएगा। रीड द सिचुएशन बिलो केयरफुली, तसल्ली से पढ़ना। फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ एन ऑडिटर, एक ऑडिटर बनकर इस सिचुएशन को रीड करो। और क्या कहता है? आइडेंटिफाई वन विच इज नॉट ए सबसीक्वेंट इवेंट। आपने बताना है इनमें से कौन सा सबसीक्वेंट इवेंट नहीं है, नॉट ए सबसीक्वेंट इवेंट। आराम से पढ़ना, मैं इसका पूरा रीडिंग आपके ऊपर छोड़ रहा हूं, मैं यहां बैठा हुआ हूं, जवाब आप दो, क्योंकि पेपर में अगर मैं अभी समझा दूंगा, पेपर में कौन समझाएगा? ऊपर वाले तो सारे क्वेश्चन सिंपल थे, ये एक अच्छा क्वेश्चन है। खुद से रीड करो और मेरे को आंसर बताओ, मैं भी रीड कर रहा हूं आपके साथ।
ठीक है जी। ठीक है जी, क्वेश्चन का आंसर बताइए। ऐसे 560 का बहुत प्यारा क्वेश्चन है। क्वेश्चन अच्छे से पढ़ लेना। अगर नहीं आता ऐसे 560 तो जवाब मत देना, बोल देना सर 560 नहीं आता। तुक्का मत मारना, क्योंकि जबरदस्ती अपने आप को थप्पड़ मारने का कोई फायदा तो है नहीं। राधे 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 जब चले आए। कुछ स्टूडेंट का आंसर ठीक है, बाकी का गलत है। कुछ स्टूडेंट का आंसर ठीक है, बाकी सबका गलत है। आंसर जो है वो डी इज द राइट आंसर। डी इज द राइट आंसर। कुछ स्टूडेंट का सही है, जैसे कि नंदनी सोनी, उसके अलावा विश्वजीत। भाई आप लोगों ने तुक्का लगाया है या आप आइडेंटिफाई कर पाए थे? चलो जी समझा देता हूं, इस क्वेश्चन को समझ लो। कह रहा है कि इनमें से कौन सा सब्सिक्वेंट इवेंट नहीं है। भाई पता नहीं आप लोग कैसे रीड करके आपने आंसर दिया है। जब भी इस तरह की केस स्टडी हो तो आराम से पहले फाइनेंशियल ईयर अपने माइंड में रखो, कौन सा साल का ऑडिट कर रहे हो, कब इन्फॉर्मेशन आई, ऑडिट रिपोर्ट कब साइन हो रही है, उसके हिसाब से देखो कि सब्सिक्वेंट इवेंट है या नहीं। सिर्फ रीड करके हो सकता है आपका दिमाग इसका आंसर ना बोल पाए। तो पहला देखो, कर पाए थे नंदनी, वेरी राइट बेटा। दिव्यांश गुप्ता बहुत अच्छा। मनीषा रंजन, अगर आपने खुद से दिया है तो वेरी नाइस। पीयूष तिवारी, देखो क्या कहता है। फार्मा कंपनीज इन द बिजनेस ऑफ मैन्युफैक्चरिंग एंड एक्सपोर्ट ऑफ कफ सिरप, इट्स प्रॉफिट बिफोर टैक्स फॉर द ईयर 22-23, 22-23 का ऑडिट है, प्रॉफिट है 10 करोड़। फ्यू चिल्ड्रन डाइड इन अफ्रीकन नेशन बाय कंजम्पशन ऑफ कफ सिरप इन सितंबर 22। आप ऑडिट कौन से साल का कर रहे हो? 22-23 का आप ऑडिट कर रहे हो। सितंबर 22 में, मतलब ड्यूरिंग द ईयर जिस साल का आप ऑडिट कर रहे हो, कुछ बच्चे वहां पे एक्सपायर हो जाते हैं। द कंपनी इज ट्राइंग टू सेटल विद द फॉरेन गवर्नमेंट इन ए लम सम ऑफ ₹20 करोड़। 29/6/2023, 22-23 का ऑडिट कर रहे हो, साल खत्म हो गया 31 मार्च को, ठीक है। इसके बाद 30/6 को आप उनकी गवर्नमेंट से बात कर रहे हो कि भैया 20 करोड़ रुपए लो और छोड़ दो। व्हेन ऑडिट इज नियरिंग कंप्लीशन, जब आपका ऑडिट क्या हो रहा है, कंप्लीट होने वाला है इस पीरियड के अंदर, तो बताओ ये सब्सिक्वेंट इवेंट है या नहीं? डेफिनेटली ये सब्सिक्वेंट इवेंट है। क्यों? क्योंकि 31 मार्च को ये इवेंट एग्जिस्ट करता था। 30 जून पे इसको सेटलमेंट की बात चल रही है और मेरा ऑडिट भी अभी चल रहा है, तो डेफिनेटली इट इज ए सब्सिक्वेंट इवेंट, क्योंकि आपका AS4 क्या बोलता है, ये कंडीशन मेरी एग्जिस्ट करती है 31 मार्च को। ठीक है जी, पहला। दूसरा क्या बोलता है? द ड्राफ्ट फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ ए होलसेलर एंगेज इन बिजनेस ऑफ ट्रेडिंग ऑफ टीवी, वॉशिंग मशीन, एयर कंडीशनर फॉर द ईयर 22-23 आर रेडी शोविंग ए प्रॉफिट बिफोर टैक्स 50 करोड़। ठीक है जी, 22-23 का ऑडिट है। ए बर्गरली, या आप ये मान लो थेफ्ट ऑफ ₹1 करोड़ टुक प्लेस इन शोरूम ऑन 15/7/2023 बिफोर ऑडिट रिपोर्ट वाज साइन। ऑडिट रिपोर्ट साइन होने से पहले चोरी हो गई, तो इसको भी आपको रिपोर्ट करना पड़ेगा, क्योंकि आपके ऑडिट से पहले हुआ है ये। ठीक है। तीसरा क्या कहता है, देखिएगा। ऑडिट रिपोर्ट डेटेड 1/7/23 वाज इशू इन रिस्पेक्ट ऑफ एन एंटिटी। ऑडिट रिपोर्ट की डेट है भाई, ये ऑडिट रिपोर्ट की डेट है 1/7/23 इन रिस्पेक्ट ऑफ एन एंटिटी एंगेज इन एक्सट्रैक्शन ऑफ सर्टेन मिनरल्स। एक कंपनी है मिनरल्स निकाल रही है, उसकी आपने 31/3/2023 की रिपोर्ट 1/7/2023 को दे दी। बाय लेजिस्लेशन, लॉ एंड रेगुलेशन, गवर्नमेंट हैज बैंड एक्सट्रैक्शन ऑफ सच मिनरल्स ऑन 10/7/2023। 1/7 को मैंने ऑडिट रिपोर्ट दे दी, उसके बाद 10/7 को गवर्नमेंट ने बैन किया हुआ है। देखो, बैंड एक्सट्रैक्शन ऑफ सच मिनरल्स। ओ, तो अब आप मुझे बताओ ये गोइंग कंसर्न है क्या? ये भी है।
ये कौन सी कंडीशन है कि सर कोई ऐसा मैटर आ गया जो ऑडिट रिपोर्ट इश्यू होने के बाद आ गया, उसकी भी हमें रिपोर्टिंग करनी पड़ती है, मैनेजमेंट से बात करनी पड़ती है। डी क्या कहता है देखिए, एन इंसिडेंट ऑफ फायर टुक प्लेस इन ए कंपनी, हाँ जी, सी बिकम फैक्ट। An incident of fire took place in a company on 30th August 2022, resulting in damage of inventory amounting to rupees 5 crore। 13 अगस्त को आग लगी, 5 करोड़ की इन्वेंट्री डैमेज हुई। The inventory are insured and company has shown this amount as a receivable from insurance company on 31st March। इंश्योरेंस हो रखा था कंपनी ने 31 मार्च को, क्योंकि ड्यूरिंग द ईयर हुआ, रिसीवेबल दिखा दिया। उसके बाद कोई भी फर्दर इंफॉर्मेशन आपके पास नहीं आई है ऑडिट रिपोर्ट साइन होने तक। तो इसका मतलब ड्यूरिंग द ईयर फायर लगा, कंपनी ने भैया रिसीवेबल भी दिखा दिया, फर्दर कोई इन्फॉर्मेशन है नहीं उसके बाद आपकी रिपोर्ट साइन होने तक। तो क्या ये कोई सब्सिक्वेंट इवेंट है? नहीं है, कोई भी ये सब्सिक्वेंट इवेंट नहीं है। तो आंसर क्या बना इसका? डी बना। तो आप मुझे बताओ, सी बिकम फैक्ट बिल्कुल सही। तो आप बताओ आपने क्या गलती करी इस, देखो जो क्वेश्चन आप गलत कर रहे हो ना भाई, उसे स्टार मार्क कर लो। जैसे जिसने भी 12th गलत किया है, यहां लिख लो ऐसे 560। हो सकता है आपका कंसेप्ट वीक हो तो जाके मेरी वीडियो देख लो। जो भी क्वेश्चन आपने गलत किया है ना, हो सकता है ये क्वेश्चन आपने गलत किया हो, तो ये आपका ऑडिट रिपोर्ट ओपिनियन से समझ में आएगा, तो ओपिनियन पार्ट आपको समझना पड़ेगा। तो आप ना अपनी समरी बना लो। ये क्लासेस सिर्फ प्रैक्टिस के लिए नहीं है। कभी सोचो कि अरे मेरे 20 में से 17 आ गए, वाह 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 क्या बात है, नहीं बेटा। आपका जो कंसेप्ट गलत हुआ है, आप अपने आप से बात करो, आप अपने आप से पूछो कि यार मेरा एक क्वेश्चन ना गोइंग कंसर्न का गलत हुआ है, तो क्या मेरा गोइंग कंसर्न का कंसेप्ट वीक है क्या? आंसर इज यस। तो आप एक काम करो ना, ऐसे 570 को अच्छे से करो, मेरी वीडियो देख लो दोबारा से, ठीक है। अगर आपको समझना नहीं है, रटना है, तो मेरे अलावा किसी दूसरे की वीडियो देख लो। रटवाने वाले टीचर भी बहुत फेमस है, आपको पता है, तो मेरे अलावा किसी दूसरे की वीडियो देख लो। लेकिन देख जरूर लेना, वीकनेस के साथ पेपर में मत जाना। तो इन वीडियोस का पर्पस वीकनेस को ओवरकम करना है, मतलब प्रैक्टिस तो करनी है, साथ ही साथ आपको अपनी वीकनेस को आइडेंटिफाई करके ओवरकम करना है, ठीक है। लो जी 13th देखिएगा, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज फॉल्स। इनमें से कौन सी स्टेटमेंट गलत है, फॉल्स है, बताइए। रिटर्न रिप्रेजेंटेशन, और बेटा कल आपकी क्लास सुबह 6 बजे है, क्योंकि वो रात को लेट मेरे पास कोई ना कोई काम आ जाता है। जैसे आज मेरे पास काम आ गया, आज किसी ने मुझे बुला लिया है कि भाई आ जाओ, ठीक है, पार्टी के लिए नहीं, किसी सीनियर बंदे ने बुलाया है और अपन मना नहीं कर सकते, उनको इज्जत है उनकी अपनी नज़रों में। तो कल सुबह 6 बजे लूँगा मैं, ताकि ड्यूरिंग डे अगर मैं कुछ भी करता हूँ तो मेरे माइंड में ये ना रहे कि मेरे को रात को यूट्यूब लाइव लेना है, ठीक है। तो कल सुबह 6 बजे मिलेंगे अपन दोबारा से, और कोशिश करेंगे पूरा MCQ जितने भी बैलेंस क्वेश्चन है वो सारे हम खत्म कर दें कल ही। लो जी, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज फॉल्स। भगाऊंगा नहीं, लेकिन भगाएंगे नहीं, चाहिए क्लास और एक्स्ट्रा ले लेंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज फॉल्स, बताओ कौन सी गलत स्टेटमेंट है। रिटर्न रिप्रेजेंटेशन आर एन इंपॉर्टेंट सोर्स ऑफ ऑडिट एविडेंस। कह रहे हैं रिटर्न रिप्रेजेंटेशन एक इंपॉर्टेंट सोर्स ऑफ ऑडिट एविडेंस है, पहली बात। दूसरा, इफ मैनेजमेंट डज नॉट प्रोवाइड द रिक्वेस्टेड WR, it may alter the auditor, it may alert the auditor to the possibility that one or more significant issues may exist. A request for WR in many cases may promote management to consider such matter more rigorously, therefore enhancing the quality of the representation. The fact that management has provided reliable written representation affect the nature or extent of other audit evidence that the auditor obtain about specific assertions. क्वेश्चन नंबर 13th, फॉल्स बताना है कौन सा है। या तो आप क्वेश्चन सही से पढ़ नहीं रहे हो, या आप सही से ऑप्शन के आंसर को समझ नहीं रहे हो। तो लिखने से पहले एक बार मेरी रीडिंग के बाद खुद से भी पढ़ लो, फिर आंसर दो। जल्दबाजी मत करो, मैं आपको सही राय दे रहा हूं। तो जिन्होंने भी एक बार आंसर दिया है, एक बार दोबारा से क्वेश्चन को पढ़ो एंड ट्राई टू आइडेंटिफाई द wrong statement in relation to SA 580। मतलब ICAI खेलेगा, मतलब आपके साथ, आप मरोगे, मैं समझ गया। आप पकड़ नहीं पा रहे हो ICAI की छोटी छोटी चुटकियां। मैं एक तरीका बताऊं MCQ को अटेम्प्ट करने का। इसने कहा कि आप फॉल्स बताओ,
तो आप एक काम करो, सबसे पहले 4 में से वो 2 हटा लो जो आपके हिसाब से है ही नहीं, जो आपको बिल्कुल समझ आ रहा है कि ये तो बिल्कुल सही है। जैसे एक इंपॉर्टेंट सोर्स ऑफ ऑडिट एविडेंस है, बिल्कुल है जी। अगर मैनेजमेंट आपको WR नहीं देती है तो ऑडिटर अलर्ट हो जाएगा कि भाई दूसरे इश्यूज भी हो सकते हैं, ये बात भी बिल्कुल सही है। तो इसका मतलब ये दोनों आंसर तो नहीं है, ए और बी। तो पहले 50-50 खेल लो अगर आप कंफ्यूज हो तो। अब आंसर आता है सी और डी। इसका मतलब इसमें से एक स्टेटमेंट ठीक है और एक गलत है। अब आप बताओ कौन सी गलत है। तो सी क्या कहता है, ए रिक्वेस्ट, अब खुद पढ़ो, मैं क्यों बताऊं, मैंने आपको एक तरीका बता दिया। अब जिन्होंने पहले जवाब दिया था एक बार दोबारा ट्राई करें। मेरा मन तो करता है जिन्होंने गलत दिया उनको एक चाटा लगा दूं मैं, प्यार वाला, लेकिन आप मेरे सामने नहीं हो ना अभी। बताओ जी, आंसर जो है वो डी है। आप सभी लोग बिल्कुल सही हैं, समझिएगा। अगर मैनेजमेंट आपको एक रिलायबल रिप्रेजेंटेशन दे देता है, जिन्होंने गलत किया है ना, जिन्होंने सी किया है वो समझना, तुम्हारा सी नहीं कटना चाहिए पेपर में मेरे भाई। अगर मैनेजमेंट ने आपको एक रिलायबल रिटर्न रिप्रेजेंटेशन दे दिया तो आप मुझे बताओ कि आप ऑडिट करना बंद कर दोगे? कि आप ये बोलोगे अरे वाह कितना अच्छा मैनेजमेंट है, मैंने जो मांगा मुझे सब दे दिया, मैंने कहा मुझे ये दो उसने कहा ले लो, मैंने कहा मुझे ये दो उसने कहा ये भी ले लो, तो मतलब मुझे सब दे दिया, कितनी रिलायबल मैनेजमेंट है। तो एक काम करता हूँ, मैं मेरे सैंपल थोड़े से कम कर देता हूँ, मैं मेरी थोड़ी चेकिंग कम कर देता हूँ, क्योंकि कितना प्यारा मैनेजमेंट है। करोगे क्या ऐसा? नहीं सर, कैसी बातें करते हो कपिल सर, जितना ऑडिट करना है उतना करेंगे, इससे हमारे एनटीई ऑफ ऑडिट प्रोसीजर पे कोई भी इंपैक्ट नहीं आएगा। बट आप तो बोल रहे हो आएगा, जिन्होंने सी बोला है वो तो कह रहे हैं आएगा, उनके हिसाब से तो डी स्टेटमेंट ठीक है। वो क्या कहता है, द फैक्ट दैट मैनेजमेंट हैज प्रोवाइडेड रिलायबल रिटर्न रिप्रेजेंटेशन अफेक्ट द एनटीई, यहां पे नेचर और एक्सटेंट है, टाइम नहीं है, नेचर और एक्सटेंट ऑफ अदर ऑडिट एविडेंस दैट द ऑडिटर ऑब्टेन अबाउट स्पेसिफिक असर्शन। आप तो कह रहे हैं अफेक्ट करेगा, नहीं करेगा। सर मैंने ही फर्स्ट आंसर गलत दिया था। आयुष यादव, तू तो एक काम कर, यहां आ जा, फिर ऐसे को नहीं मारूंगा तेरे कमर में ऐसे। सर रहने दो, लग जाएगी मेरे फिर मैं आपके ऊपर केस फाइल कर दूंगा और कंपनसेशन लूंगा। हाँ, आपको जेल करवा दूंगा मैं फिर मार्केट का ऑडिट का बिजनेस सारा वन साइडेड किसी दूसरे टीचर के पास। क्या बात है, कितना गहरा। लो जी लो, तो नंदनी बेटा प्रॉपर रीड करो, ठीक है। ऑडिटर हैज ए रिस्पॉन्सिबिलिटी टू इवैल्यूएट द इफेक्ट ऑफ आइडेंटिफाई मिसस्टेटमेंट ऑन द ऑडिट ऑफ अनकरेक्टेड मिसस्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट विच स्टैंडर्ड ऑन ऑडिटिंग डील्स विद द रिस्पॉन्सिबिलिटी। अनकरेक्टेड मिसस्टेटमेंट, बताओ मिसस्टेटमेंट के रिगार्डिंग कौन सा स्टैंडर्ड है, जल्दी बताओ मिसस्टेटमेंट के लिए कौन सा स्टैंडर्ड? आई थिंक आपके सिलेबस से अब हट गया है, लेकिन फिर भी मैंने करवाया है ऐसे 320 के साथ, तो जल्दी बताओ। और ऐसे 320 में रेफरेंस भी है वैसे। राधे राधे अच्छा जी, ये तो है ना थर्ड क्लास क्वेश्चन है, इसमें फ्रॉड वगैरह यहाँ पे होना चाहिए था ऐसे 240, ठीक है, यहाँ होना चाहिए था 540, तब कंफ्यूजन होता है। इसे इन्हें आंसर इजी कर दिया, आई से इन्हें आंसर इजी कर दिया, तो आंसर क्या है, सी इज द आंसर, ठीक है। इवैल्यूएशन ऑफ मिसस्टेटमेंट आइडेंटिफाइड ड्यूरिंग द ऑडिट। भाई वीडियो को लाइक कर देना, ठीक है, जो भी स्टूडेंट देख रहे हैं। लो जी 15th देखिएगा, potential effect of inherent limitation of an auditor ability to detect material misstatement are blank space for condition that may cause an entity to cease to continue as a going concern। आप दो भाई इसका जवाब 15th का दो। और आप इन वीडियोस को अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देना। मेट्रो स्टेशन से कर रहे हो रोहन, बहुत अच्छी बात है। 2-4 को और पकड़ लो, आसपास वालों को बोलो आओ तुम्हें दिखाता हूँ। बोलेंगे क्या? बोलो आ जाओ कपिल सर दिखाता हूँ तुमको, आंसर दो मेरे साथ। वो कहेंगे हमें तो आता ही नहीं। बोलना कोई बात नहीं, ABCD 4 ऑप्शन है, अक्कड़ बक्कड़ बम्बे बो करो, या फिर हम पुग लेते हैं, जो आएगा वो जीत जाएगा। बिठा लो आसपास वालों को। ओ भाई रोहन, तू तो पिटने वाले काम कर रहा है भाई। क्या कह रहा है, पोटेंशियल इफेक्ट ऑफ इनहेरेंट लिमिटेशन ऑफ एन ऑडिटर एबिलिटी टू डिटेक्ट मटेरियल मिसस्टेटमेंट कैसी होगी? फॉर कंडीशन दैट में कोज एन एंटिटी टू सीज एज ए गोइंग कंसर्न। ऐसी सिचुएशन जिससे आपका गोइंग कंसर्न इफेक्ट हो सकता है, उस केस में इनहेरेंट लिमिटेशन का क्या इफेक्ट होगा? सर ज्यादा होगा भाई। क्या पढ़ रहे हो आप, लोगों की इंग्लिश वीक है, क्या करें। ग्रेटर, ठीक है, ज्यादा होगा, बी इज द आंसर। एक ही बच्चे ने गलत दिया है वैसे, रोहन ने। 16th देखिए,
विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन ऑब्जेक्टिव ऑफ एन ऑडिटर इन अकॉर्डेंस विद एसए 570। 570 किसका है? गोइंग कंसर्न का। बताओ कौन सा ऑब्जेक्टिव नहीं है? रीड करें? हाँ जी करो। ए टू कंक्लूड ऑन एप्रोप्रिएटनेस ऑफ मैनेजमेंट यूज ऑफ गोइंग कंसर्न बेसिस ऑफ अकाउंटिंग इन प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। कह रहा है हमें कंक्लूड करना है गोइंग कंसर्न बेसिस ऑफ अकाउंटिंग के ऊपर। ये ऐसे 570 का एक ऑब्जेक्टिव है। दूसरा, टू कंक्लूड वेदर एंटिटी वुड बी एबल टू पे इट्स बैंक लोन ऑन ड्यू डेट। कह रहा है ये चेक करेंगे कि हम जो कंपनी है वो ड्यू डेट्स पे कर पा रही है क्या। थर्ड, टू कंक्लूड वेदर ए मटेरियल अनसर्टेनिटी एग्जिस्ट रिलेटिंग टू इवेंट और कंडीशन that may cast significant doubt on an entity ability to continue as a going concern। और कहता है टू रिपोर्ट इन अकॉर्डेंस विद एसए 570। आंसर ही चिल्ला चिल्ला के बोल रहा है कि मैं हूं आंसर, मैं हूं आंसर, मैं हूं आंसर। हाँ जी बिल्कुल सही, बी इज द आंसर। ठीक है। 17th, एन एंटिटी इज नॉट व्यूड एज ए गोइंग कंसर्न। एक एंटिटी को हम गोइंग कंसर्न नहीं बोलेंगे। व्हाट इज लाइकली इंपैक्ट ऑन रिकॉर्डिंग ऑफ इन्वेंट्री इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट। जब एक कंपनी गोइंग कंसर्न बेसिस ऑफ अकाउंटिंग नहीं करेगी तो यहाँ पे इन्वेंट्री है, मैं कह रहा हूँ इन्वेंट्री छोड़ो, सारी एसेट्स पे बताओ क्या इंपैक्ट पड़ेगा। इन्वेंट्री में नीड्स टू बी रिटर्न डाउन, इन्वेंट्री में नीड्स टू बी रिटर्न अप, इन्वेंट्री वुड इन ऑल लाइकली continue to be recorded at their historical, the going concern issue does not affect recording of inventory। Question 17। राधे 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 राधे, जल्दी बताओ भाई, इतना टाइम नहीं है। और एक इंपॉर्टेंट बात, 28th को सीए इंटर ऑडिट मैराथन है। और एक गंदी बात, ये मैराथन यूट्यूब पे लाइव नहीं हो पाएगा। एक अच्छी बात है 28th को सीए इंटर ऑडिट मैराथन है। दूसरी गंदी बात, ये मैराथन यूट्यूब पे लाइव नहीं हो पाएगा। क्यों? क्योंकि इसको कौन ऑर्गेनाइज कर रहा है? हमारे माता पिताजी। कौन? ICAI। तो दिल्ली ICAI भवन शाहदरा में मैं आ रहा हूँ पूरे दिन के लिए 28th को, जहाँ पे मैं आपको कोशिश करूंगा 40 से 50 नंबर का काम बहुत बेहतरीन तरीके से करवा दूं। तो जो भी स्टूडेंट आना चाहे वहाँ पे आ सकते हैं। एक और गंदी बात, जनरली मैराथन में 400 to 500 स्टूडेंट आते हैं मेरी क्लास में, लेकिन यहाँ पे सिटिंग लिमिट कैपेसिटी जो है वो लिमिटेड है। मतलब सिर्फ 150 बच्चे आई थिंक बैठ सकते हैं। और मुझे लगता है कि इसका रजिस्ट्रेशन, मैंने आज पहली बार इसके बारे में अनाउंस किया है, ICAI पहले से रजिस्ट्रेशन ले रहा है। मुझे लगता है कल तक शायद इसकी सीट फुल हो जाएगी। तो कोई अगर दिल्ली या इसके आसपास रहता है और वो शाहदरा आ सकता है 28th को, तो ये एक बेहतरीन मौका है, आपको आना चाहिए। मैं तो आपको ये रिकमेंड करूँगा, 28th को मेरा सेशन है, शायद 29th को कॉस्टिंग का है। ठीक है, तो आप 2-3 दिन 4 दिन, जितने दिन हर एक दिन मैराथन है, आप 3-4 दिन के लिए भी दिल्ली आ सकते हैं और हर सब्जेक्ट का मैराथन अटेंड कर सकते हैं इफ़ यू वांट। ऑडिट का मैंने आपको बता दिया। सर वैसे भी आएगा क्या? हाँ, पूरे सिलेबस का मैराथन दिल्ली में अलग से आएगा, वो यूट्यूब पे रहेगा लाइव। ओके, तो फिर हम ये वाला अटेंड नहीं कर रहे। भाई आपकी मर्जी है, वो आएगा दिसंबर मिड में, तो आपको डिसाइड करना है कि आपको दिसंबर मिड तक अगर वेट करना है तो कर लो। अगला क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग फॉल्स विद इन द मीनिंग ऑफ WR इन अकॉर्डेंस विद रेलेवेंट एसे। बुक्स ऑफ अकाउंट, फाइनेंशियल स्टेटमेंट, रिटर्न स्टेटमेंट, अजर्शंस है, सबको पता है। रिटर्न स्टेटमेंट बाय मैनेजमेंट आर WR, तो आंसर जो है C इज द आंसर। एक और गुड न्यूज़ वो ये कि नया CA इंटर का ऑडिट का क्वेश्चन बैंक अवेलेबल होने वाला है जल्दी। अभी तक हमने वो सेल पे नहीं निकाला था, तो कोई भी स्टूडेंट अगर यहाँ तक आ गया है तो आप CAindia.org वेबसाइट पे जाके न्यू क्वेश्चन बैंक भी ले सकते हो अगले 2-4 दिन के बाद। फ्री ऑफ कॉस्ट है सारी किताबें, डिलीवरी चार्ज पर, तो आप उनको लेकर यूट्यूब की वीडियो से अपने आप को अच्छे से प्रिपेयर कर सकते हो और आप पास हो जाओगे, मैं आपको वादा करता हूँ। ठीक है, चलो जी, अब आज के लिए इतना ही, बाकी मिलेंगे कल सुबह। कल सुबह कितने बजे मिलना है बताओ? 6 या 7? आप लोग बताओ। मॉर्निंग में कितने बजे मिलोगे? 6 और 7? सर 6 ज़्यादा जल्दी हो जाएगा, 7 कर लो, 7 कर लेते हैं। 7, 7:30, आप टाइम बताओ मेरे को, मैं आपको 2-3 ऑप्शन दे रहा हूँ। 7, 6 रहने देते हैं, 6 मेरे को लगता है ज़्यादा जल्दी हो जाएगा, आशुलिशा का स्कूल भी है। 7 और 8 में से कोई एक टाइम सेलेक्ट करो। $510 और $710 दोनों आपके सिलेबस में है। जो मैं अभी डेली बता रहा हूँ उसमें मैंने बाद में दिया है। अगर मेरे रिवीजन प्लान में मिस हो गया है तो प्लीज़ आप ऐड कर लो, दोनों ही आपको करने हैं। 7 डन। 7 बजे कल हम सुबह मिल रहे हैं, ठीक है? 7 AM मैं टेलीग्राम पे अपडेट कर दूंगा। 7 से 8 का सेशन रहेगा और मुझे लगता है 3-4 चैप्टर बचे हमारे, 4-5 चैप्टर, 8, 9, 10, 11, 4 बचे हैं। मैं चारों ही कोशिश करूंगा 1 घंटे में करवा दूं।
अदरवाइज हम दोबारा एक और लेक्चर लगा के उसे कंप्लीट कर लेंगे, ठीक है। होमवर्क की मैं अलग 1 मिनट की वीडियो बना रहा हूँ, सेशन को क्लोज करूंगा, फिर 1 मिनट की वीडियो होमवर्क के लिए आपको अलग से बताऊंगा। सर इसमें भी बता दो होमवर्क, और आप अलग से ही बता देना हमें, ताकि दोबारा ना देखनी पड़े। लो जी होमवर्क सुन लो। कल आपने 550 मैंने बताया था, अगर किसी ने कर लिया है तो बहुत अच्छी बात है, अदरवाइज पहले आप 550 करेंगे। देखो मेरी एक बात ध्यान रखना, मैं डेली होमवर्क दे रहा हूँ, अगर आप मेरा पीछे वाला होमवर्क नहीं कर रहे हो ना तो बेकार है भाई, फिर आपको बाद में एग्जाम के आसपास दिक्कत आ सकती है। तो आप पहले पीछे वाला होमवर्क कंप्लीट करो। मैं संडे को होमवर्क नहीं देता और बीच में 1 आध दिन और छुट्टी दे दूंगा अगर आप लोग बोलोगे तो। अगर किसी ने ऐसे 550 कर लिया है तो उसे ऐसे नंबर 560 करना है, और किसी ने अगर ऐसे 550 नहीं किया तो उसे ऐसे नंबर 550 प्लस 560 दोनों करने हैं, और दोनों पीछे वाले कोई नहीं किए तो भाई शुरू से स्टार्ट करो, ऐसे 230 सबसे पहले करना, फिर आगे बढ़ना, ठीक है। चलो जी, क्वेश्चन वगैरह राइटिंग प्रैक्टिस का वो अलग से शॉर्ट यूट्यूब शॉर्ट के अंदर ही मैं देने वाला हूँ। आज के क्लास में इतना ही, आई होप आप लोगों ने एंजॉय किया। अरे मार्क्स तो बताओ, मार्क्स तो मैं पूछना ही भूल गया, आउट ऑफ 18 अपने मार्क्स बताओ। क्या बात है पीयूष, वेरी नाइस, हम दोनों एक ही शहर से हैं मतलब। जल्दी 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 बताओ। और जिन्होंने ऑलरेडी रिवाइज कर रखा है वो दोबारा रिवाइज करेंगे, वो ये नहीं बोलेंगे यार मैंने तो 550 कर रखा है, 560 कर रखा है, 5 मिनट लगा के एक बार दोबारा रिवाइज कर लो। आउट ऑफ 18 मार्क्स बताइए। नंदनी के आए हैं 12 आउट ऑफ 15, अनमोल जैन के 14 हैं, आयुष दीक्षित 16, विनय अग्रवाल कम नंबर है बेटा। कल का सेशन कब है? सुबह 7 पे, 7:15 वो जैसे भी होगा मैं आपको फाइनल तो बता दूंगा, लेकिन 7 के आसपास मान के चलो। रोहन झा 9, राहुल शर्मा 14, माही 15। आज थोड़े नंबर कम हैं क्योंकि कुछ क्वेश्चंस टेक्निकल थे, आप अटक गए हो, लेकिन कोई बात नहीं, अभी अटक सकते हैं, एग्जाम में नहीं अटकना, ठीक है बेटा। आज के लिए इतना ही, बाय। एक मैं आपको वो चीज़ दिखा दूँ, जो जाना चाहे वो जा सकता है। मैं आपको एक वो दिखा देता हूँ कि यार वो काफ़ी बच्चे ना मुझे फ़ोन करते हैं, सर वो क्वेश्चन बैंक कहाँ मिलेगा, नया वाला वेबसाइट पे भी आया नहीं है, आएगा, लेकिन कहाँ मिलेगा वो देख लो। आपने क्या करना है, क्या करना है बताओ, वेबसाइट का नाम बताओ क्या है आपकी, जो वेबसाइट है, जो आपकी वेबसाइट है उसका नाम क्या है? सर हमारी है, हाँ जी आप ही की है, उसका नाम है caindia.org, ठीक है। देखो मैं आ गया, ये मैं लैपटॉप पे ओपन कर रहा हूँ, ये वेबसाइट है caindia.org। इस पे सबसे पहले होम पेज पे मेरी सारी क्लासेस होती हैं अगर किसी को लेना हो तो, और जो हाईएस्ट सेलिंग कॉम्बोज होते हैं वो है। आपने यहाँ पे बुक फॉर सेल एक सेक्शन दिख रहा है, अगर आप मोबाइल पे देखोगे तो यहाँ पे ना राइट साइड में मेन्यू का ऑप्शन आता है, वहाँ बुक फॉर सेल में जाना, इंटर बुक्स में जाना, टेस्ट सीरीज़ है, आप छोड़ दो टेस्ट सीरीज़, ये क्वेश्चन बैंक MCQ अभी आपको यहाँ दिख रहा है, ये 2 बुक चेंज हो जाएंगी और यहाँ पे एक सिंगल बुक आ जाएगी क्वेश्चन बैंक की। एक ही बुक में अब आगे क्वेश्चन भी होंगे और MCQ भी होंगे, ठीक है। और चार्ट बुक के साथ चाहिए तो वो लिस्टिंग चेंज हो जाएगी बेसिकली। ये अगर आप ये लेना चाहें ये भी ले सकते हैं। दोनों में फ़र्क क्या है मैं ये भी बता देता हूँ, क्योंकि काफ़ी स्टूडेंट के पास पुराना क्वेश्चन बैंक अब नया आएगा तो वो भी सोचेंगे सर दोनों में डिफरेंस क्या है, वो भी बता दो। बेटा इस MCQ बुक के अंदर आपके करेक्ट इनकरेक्ट इंक्लूडेड है, आखिरी के 100-150 पेज में करेक्ट इनकरेक्ट दिए हुए हैं, लेकिन अब आपके सिलेबस से करेक्ट इनकरेक्ट को हटा दिया गया है। तो हमने इस बुक से करेक्ट इनकरेक्ट हटा दिया तो बुक रह गई काफ़ी पतली, और क्वेश्चन बैंक ऑलरेडी एक रीजनेबल साइज का था, तो हमने कहा कि अब 2 बुक का कोई सेंस नहीं बन रहा है, दोनों बुक को मिलाकर एक बुक बना दो। तो हमने एक ये चेंज किया है। पहले इसके अंदर हमने कैटेगरी वाइज क्वेश्चन डाल रखे थे और कंसेप्ट वाइज डाल रखे थे, दोनों तरह से थे। मतलब एक इंडेक्स होता है हर चैप्टर के आगे, उस इंडेक्स में सारे कंसेप्ट होते हैं और उस कंसेप्ट के सामने लिखा होता है इस कंसेप्ट के कौन कौन से क्वेश्चन हैं। साथ ही साथ इस क्वेश्चन बैंक में एक और चीज़ थी, कैटेगरी A, कैटेगरी B, कैटेगरी C। कैटेगरी A का मतलब बहुत टेक्निकल क्वेश्चन, कैटेगरी B मतलब नॉर्मल क्वेश्चन, कैटेगरी C मतलब प्लेन क्वेश्चन। ये कैटेगरी मैंने हटा दी क्योंकि इस कैटेगरी की वजह से हमें इस क्वेश्चन बैंक को अपडेट करने में बड़ी दिक्कत आ रही थी मेरी टीम को। क्यों? क्योंकि इससे क्या होता है कि हमारे क्वेश्चन बैंक का हर एक पेज हिलता है जब भी हम नए क्वेश्चंस को ऐड करते हैं। मेरी टीम ने कहा सर आप सीधा रखो, ये कैटेगरी के चक्कर में हमें बहुत टाइम लगता है इसको अपडेट करने में, तो अब हमने सिर्फ कंसेप्ट वाइज क्वेश्चन बैंक बनाया है, कैटेगरी वाइज हटा दिया। इस चीज़ से कोई फ़र्क पड़ता नहीं है, क्योंकि मैं जब YouTube में आपको करवाऊंगा पूरा क्वेश्चन बैंक तो मैं वापस से बताऊंगा ये क्वेश्चन आपका अच्छा क्वेश्चन है, ये नॉर्मल क्वेश्चन है, इसको काट दो, इसको याद कर लो, तो मैं सब आपके साथ बताने वाला हूँ। साथ ही साथ मैं YouTube पे और वीडियोज़ लेकर आने वाला हूँ जिनके अंदर मैं आपको जो मोस्ट टेक्निकल क्वेश्चंस होते हैं उनकी मैं सिंगल क्वेश्चन की वीडियो बनाऊंगा। जैसे कि एक क्वेश्चन बताऊं मैं आपको, बताओ कौन सा, लैक ऑफ न्यूट्रलिटी वाला क्वेश्चन बताओ कितने बच्चों को आता है, मैं आपसे पूछ रहा हूँ।
लैक ऑफ न्यूट्रलिटी वाला बताओ कितने बच्चों को आता है क्वेश्चन। साथ ही साथ अगर आप देखेंगे ना, सभी सब्जेक्ट के क्वेश्चन बैंक नीचे अवेलेबल हैं, जो कि प्रिंटिंग कॉस्ट प्लस मार्जिन पे अवेलेबल है, क्योंकि ये सी जो हमारे रैंकर होते हैं ना, ये CA फाइनल के रैंकर, इंटर के नहीं, ये फाइनल चार्टर्ड अकाउंटेंट्स रैंकर ने बनाए हैं, तो उनको मार्जिन जाता है बेटा, मेरा प्रॉफिट नहीं है इनके अंदर। तो अगर आप कोई भी सब्जेक्ट की तैयारी करना चाहें तो आप बाकी सब्जेक्ट के क्वेश्चन बैंक भी ले सकते हैं, लेकिन अगर फिर भी आप देखेंगे ना तो सस्ते ही हैं। जैसे इनकम टैक्स का क्वेश्चन बैंक 400 रुपये का है। अब आप सोचोगे सर 400 रुपये का, भाई क्वेश्चन बैंक भी तो 600-700 पेज का है ये। ऐसे ही अगर आप एडवांस अकाउंटिंग का क्वेश्चन बैंक देखेंगे तो 3 बुक बनानी पड़ी हमें क्वेश्चन बैंक में, मॉड्यूल 1, मॉड्यूल 2, मॉड्यूल 3, 3 मोटी मोटी किताबें, लेकिन इसके अंदर सब कुछ कवर्ड है। इसको लगा डाला तो लाइव जिंगा डाला। पूरे हिंदुस्तान के टीचर की किताबों में जितने क्वेश्चन होते हैं, आई थिंक उससे ज़्यादा क्वेश्चन बहुत बढ़िया तरीके से हमने यहाँ पे कवर किए। 599 मतलब प्राइस आप ये समझ के चलो, GST का क्वेश्चन बैंक 249, और इसमें मैं कह रहा हूँ मार्जिन भी इंक्लूडेड है हमारे सामने वाले बच्चों का। कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग की 2 बुक है 500 रुपये की, फाइनेंशियल मैनेजमेंट का 349, ऑडिट से तो देखो महंगा है, SM का पतला सा है 149। तो अगर किसी ने ये मंगवाए हैं ना क्वेश्चन बैंक, तो मैं चाहूँगा कि आप मेरे को ज़रूर बताएं कि आपको कैसा लगा, ताकि मैं अपनी टीम को आपका फीडबैक शेयर कर सकूं। चलो जी गाइस, बाय बाय, टेक केयर। बेटा आपने अगर अभी भी स्टार्ट किया है ना आदर्श, तो आप ये वीडियो देखना तो चालू करो, मैं आपको यही बोलूँगा। चलो बाय, टेक केयर। कुछ क्वेरी वगैरह पूछनी है, मैं अलग से लाइव आ जाऊँ? अलग से आ जाना सर। चलो बाय, टेक केयर।